जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। अभी एक नोटिस आया है जेकेएसएसबी की तरफ से। वीएलडब्ल्यू एग्जाम के एडमिट कार्ड जो है आप 4 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, आप एग्जाम आपको पता है 10 को होना है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में कंप्यूटर पोर्शन के रिलेटेड आपको एक तो एमएस ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है और दूसरा ईमेल पीडीएफ, ये मैंने देखा है कमेंट्स में। तो आज के इस लेक्चर में एमएस ऑफिस, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, इनके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं उनको एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट कंप्यूटर का मैं ईमेल पीडीएफ ले आऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड रैप फीचर। वर्ड रैप फीचर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एमएस वर्ड में एक फीचर होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में एक फीचर होता है वर्ड रैप फीचर। इवन जो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड को छोड़ के, जैसे गूगल डॉक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, उसमें भी ये फीचर होता है वर्ड रैप। तो ये फीचर क्या है, बेसिकली हमें ये बताना है। तो वर्ड रैप फीचर ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अलाउज यू टू टाइप आवर टेक्स्ट और नन ऑफ अबव। तो पहले आप खुद ट्राई करें और एट द एंड ऑफ द सेशन आप ये भी बताएं आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो बेसिकली वर्ड रैप फीचर होता है जिसकी हेल्प से अब ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मूव हो जाता है नेक्स्ट लाइन में जब भी जरूरत हो। अगर आपने वर्ड रैप फीचर अपने एमएस वर्ड यूज किया, अगर आप वर्ड रैप फीचर को ऑन कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाता है जब भी जरूरत होती है। दिस इज बेसिकली द वर्ड रैप फीचर। आई होप ये आपको पता होगा। देखो, ये जो एमएस वर्ड है ना, या एमएस ऑफिस पूरा का पूरा, एमएस एक्सेल वगैरह आ गया, ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखो, मैंने आपको दो तरह के सॉफ्टवेयर पढ़ाया था। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एंड यूजर प्रोग्राम, मतलब जो हमारे काम के लिए, हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए उनको यूज करते हैं। जैसे एमएस वर्ड का यूज आप लेटर बनाने के लिए कर देते हो। एमएस एक्सेल में आप बहुत सारा डेटा जो है उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो स्प्रेडशीट की हेल्प से। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो यही इनके कुछ फंक्शन, एमएस एक्सेस में डेटाबेस को मैनेज करके रख सकते हो आप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश फीचर ऑफ एमएस वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट में लिस्ट बनानी है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स करने हैं, या एबीसी लिखना हो, लिस्ट बनानी हो, उसके लिए आप कौन सा फीचर एमएस वर्ड का यूज करोगे? वर्ड आर्ट, स्केलिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग और वर्ड रैप। तो वर्ड रैप तो मैंने आपको पढ़ा दिया, उसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन सी, बुलेट्स एंड नंबरिंग का हम यूज करते हैं एक लिस्ट बनाने में किसी डॉक्यूमेंट में। ये आपको याद रखना है। वर्ड आर्ट बेसिकली पता है क्या होता है? वर्ड आर्ट, अगर आपने जो आपका टेक्स्ट का स्टाइल है, ठीक है, जिस स्टाइल में आपका टेक्स्ट लिखा गया है, उसको अगर डेकोरेटिव बनाना हो तो कुछ इफेक्ट्स आप डाल सकते हो वर्ड आर्ट में। स्केलिंग का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है, अगर आपने उसके साइज को लार्ज करना है या स्मॉल करना, आप चाहते हो आपका टेक्स्ट बड़ा दिखे या छोटा दिखे, तो वहां पर हम स्केलिंग का यूज करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है एमएस वर्ड के अंदर जो चीजें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम पे इस वर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने आपको जब पीवाईक्यूज बताए थे, मैंने आपको ये भी बोला था, एक तो क्वेश्चन आते ही हैं फुल फॉर्म और हो गया शॉर्टकट कीज, बट कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं, तो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड टेक्स्ट। तो एमएस वर्ड में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे इमेज और टेक्स्ट, इनको मैनेज करने का ऑप्शन कहां पर आता है, हमें ये बताना है। टास्क पेन में, आउटलाइन व्यू में, रूलर में, या नन ऑफ अबव। तो किस में आता है ये? देखो, इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, इनको मैनेज करने का जो एलिमेंट है ये कहां पर आते हैं? रूलर में आते हैं। ठीक है, रूलर में ये तो आते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको मार्जिन को कंट्रोल करना हो, मार्जिन को कंट्रोल करने का, ये जो एंड में मार्जिन होते हैं ना, इनको कंट्रोल करने का भी कहां पर आता है फीचर? ये भी रूलर में ही आता है, आपको याद रखना है। पैराग्राफ को इंटेंड करना हो, ठीक है, राइट साइड से इंटेंड करना हो, मतलब पैराग्राफ को राइट साइड से ठीक करना हो, लेफ्ट साइड से सेंटर लाइन में। एक तो हम पता है शॉर्टकट कीज करते हैं, Ctrl+R, Ctrl+L, एक तो शॉर्टकट की से, एक होता है इंटेंडिंग का फीचर जो है वो रूलर में भी आता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच फीचर ऑफ एमएस वर्ड कंटेन्स पोर्ट्रेट इन लैंडस्केप मोड। तो आपने क्या करना है, पोर्ट्रेट मोड भी यूज करते हो आप सीधा, और लैंडस्केप में होता है जब हॉरिजॉन्टली आप रख देते हो फोन को। तो पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप मोड होते हैं वो एमएस वर्ड में कहां पर आते हैं? ठीक है, मार्जिन में आते हैं, पेज साइज में, पेज ओरिएंटेशन में, या नन ऑफ द अबव। तो एमएस वर्ड के कौन सी जगह में ये फीचर आते हैं? पेज ओरिएंटेशन में आते हैं, जहां पर आप अपने पेज को किसी भी तरह से रख सकते हो। पोर्ट्रेट में भी रख सकते हो, लैंडस्केप में भी रख सकते हो। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन एमएस वर्ड। अगर आपने एमएस वर्ड में सेव एज करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो आप
किसको यूज़ करोगे, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, F6, F5, F12 या नन ऑफ अबव। तो किसका यूज़ करोगे, F12 का यूज़ करते हैं। देखो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई है। F1 इंपॉर्टेंट, F1 होता है हेल्प, सुन लो, F1 होता है हेल्प, रिवाइज हो जाएगी। F2 होता है रीनेम, F1 हेल्प होता है, F2 होता है रीनेम। F3 होता है सर्च, F3 होता है सर्च। F4 होता है फाइंड, ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना, F4 होता है फाइंड। F5 होता है रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं, F5 होता है रिफ्रेश करने के लिए। F7 होता है स्पेल चेक करने के लिए, ग्रामेटिकल एरर वगैरह देखने के लिए, स्पेल चेक करने के लिए होता है F7, ये आपको याद रखना। F12 होता है सेव एज के लिए, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल कीज़ हैं, 12 हैं, बट इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 फाइंड, F5 रिफ्रेश और F7 स्पेल चेक। F12 तो हमने देख लिया सेव एज के लिए यूज होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MS वर्ड में इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन योर टेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज। अगर आप लास्ट पेज के बॉटम में किसी चीज का मीनिंग बताना चाहते हैं तो वो कौन सा फीचर आपको इस काम में हेल्प करेगा, एंड में बताना है, ठीक है, एंड में बताना है। एंड नोट, फुट नोट, बॉटम नोट, फुटर नोट, ठीक है। तो किस पे आप यूज करोगे, अगर बॉटम में आए तो वो पेज के एंड में आए तो आप फुट नोट डाल देते हो। आप क्या डालते हो, फुट नोट डालते हो। तो वहां पर क्या होता है, हर पेज के एंड पे जो है वो आप जो चाहते हो वो वहां पर लिखा आएगा, तो उसको बोलते हैं फुट नोट। क्या बोलते हैं, फुट नोट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू अलाइन सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे सेंटर में लाने के लिए, Ctrl+R, Ctrl+J, Ctrl+U या Ctrl+E। तो जब भी हमें किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन करना हो सेंटर में, सेंटर की अलाइनमेंट करनी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+E। देखो आप बोलोगे सर सेंटर के लिए Ctrl+C भी तो कर सकते होंगे, नहीं, Ctrl+C MS वर्ड में ऑलरेडी कॉपी को बताता है ना, आप सबको पता है कॉपी करने की Ctrl+C यूज करते हैं। तो हम Ctrl+E का यूज करते हैं सेंटर अलाइनमेंट में MS वर्ड में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Ctrl+R क्या होता है, राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। Ctrl+L इसी तरह लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। Ctrl+J यूज होता है स्क्रीन को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, जस्टिफिकेशन करने के लिए स्क्रीन में, ताकि वो पूरी स्क्रीन में आ जाए, तो उसके लिए हम Ctrl+J का यूज करते हैं। Ctrl+U का यूज करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। Ctrl+B का यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। Ctrl+X का यूज करते हैं कट करने के लिए। Ctrl+U यूज करते हैं, V यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए। ये सब आपको पता है, ठीक है। तो जो पता है वो बार बार नहीं बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है वो मैं आपको साथ साथ कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which shortcut key is used to find a particular word in a वर्ड डॉक्यूमेंट। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है, तो आप कौन सी की का यूज करोगे, Ctrl+S, वो तो सेव के लिए होती है, Ctrl+F, Ctrl+R या Ctrl+Y। देखो Ctrl+F का हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए, F स्टैंड फॉर फाइंड। तो फाइंड करने के लिए किसी वर्ड को किसी डॉक्यूमेंट में हम Ctrl+F का यूज करते हैं। Ctrl+S सेव होता है। Ctrl+Y आपको पता है रीडू द लास्ट एक्शन, जो आपने लास्ट एक्शन कर दिया उसको वापस करने के लिए हम Ctrl+Y का यूज करते हैं। Ctrl+Z होता है अनडू द लास्ट एक्शन, जो आपने लास्ट एक्शन करा उसको आपको नहीं करना था, उसको वापस मिटाने के लिए हम Ctrl+Z का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में इनमें से कौन सी पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं होती है, राइट अलाइनमेंट, टॉप, जस्टिफाई या लेफ्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप अलाइनमेंट कोई नहीं होती है MS वर्ड में। MS वर्ड में आप देखो राइट अलाइनमेंट कर सकते हो, लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो, या तो जस्टिफाई करने के लिए स्क्रीन में। टॉप अलाइनमेंट नहीं होती है MS वर्ड में, ये याद रखना। और डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, मतलब जब आप MS वर्ड खोलते हो तो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट होती है वो कौन सी होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सी होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई स्क्रीन आपको खुद करवानी पड़ती है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और टॉप अलाइनमेंट कोई भी अलाइनमेंट नहीं होती है MS ऑफिस में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन MS वर्ड Ctrl+Home इज यूज्ड टू। MS वर्ड में Ctrl+Home फीचर का क्या काम होता है, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ या ऑल ऑफ द अबव। तो Ctrl+Home का क्या काम होता है, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपने कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में लेके जाना है तो आप Ctrl+Home दबाओगे तो वो सीधा स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ना, आपको मैंने MS वर्ड के साथ साथ में इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ। जैसे मैंने Ctrl+U बता दिया, अंडरलाइन। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो आजकल एग्जाम में पूछता है थोड़ा टफ करने के, जैसे Ctrl+1।
कंट्रोल+1 ये पूछ लेता है, कंट्रोल+2 ये पूछ लेता है, ठीक है, ये नंबर ये थोड़ी डिफिकल्ट करने के लिए। कंट्रोल+5 ये भी पूछता है। देखो कंट्रोल+1 जो है ना उसका यूज होता है अगर आपने सिंगल लाइन स्पेस देनी है, एक लाइन की स्पेस देनी हो, सिंगल लाइन स्पेस देनी हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल+1 का यूज करोगे। अगर आपको डबल लाइन स्पेस देनी हो तो आप कंट्रोल+2 का यूज करोगे। और अगर आपको 1.5 लाइन स्पेस करनी है, मतलब 1.5 लाइन स्पेस देनी हो, तो आप किसका यूज करोगे, कंट्रोल+5 का। आजकल ये एग्जाम में पूछा है तो देख लेना, कंट्रोल+1 सिंगल लाइन स्पेस के लिए, कंट्रोल+2 डबल लाइन स्पेसिंग के लिए, और कंट्रोल+5 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। देखो ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन बताया था, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी शॉर्टकट की को हम यूज करते हैं एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए MS वर्ड में। कंट्रोल+M, कंट्रोल+P, कंट्रोल+N या कंट्रोल+S। कंफ्यूजन इसमें और इसमें हो सकती है, मैंने आपको इस कंफ्यूजन को दूर भी करा था, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है ये भी बताना। कंट्रोल+M किस में यूज होता है और कंट्रोल+N किस लिए यूज होता है MS वर्ड में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इनेबल फिल्टरिंग ऑफ सिलेक्टेड सेल्स इन MS एक्सेल। अब आ गए हम MS एक्सेल पे। देखो MS एक्सेल में अगर आपको किसी सिलेक्टेड सेल की फिल्टरिंग करनी हो तो आप किसका यूज करोगे, शॉर्टकट की का, ठीक है। कंट्रोल+Shift+L, कंट्रोल+F, Alt+Click+L, Shift+F। और अगर आपको सिलेक्टेड सेल को फिल्टर करना हो, उसकी फिल्टरिंग करनी हो, तो आप कंट्रोल+Shift+L का यूज करोगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की एग्जाम में पूछता है। अगर आपको किसी सेल क्या होता है, देखो आपको पता है MS एक्सेल में रोज और कॉलम्स होती हैं, जैसे ये रोज हो गया, इस तरह से कॉलम्स होगी, तो ऐसे डेटा होता है ना रोज और कॉलम्स में। और जहां पर ये आपस में कट करती हैं तो ये एक क्या बनता है, ये एक हमारे पास क्या बन गया, ये एक सेल बन गया। अगर आपने इस सेल के अंदर जो कंटेंट है तो इसको डिलीट करना हो तो क्या दबाओगे, तो डिलीट की दबाते हैं, ये याद रखना। अगर आपने किसी सेल के कंटेंट को डिलीट करना हो तो डिलीट की का यूज करते हैं। और देखो बेसिकली MS एक्सेल में क्या होती है, स्प्रेडशीट में क्या बनती है, वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। अगर आपने किसी वर्कबुक को क्लोज करना हो, तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल+W, ठीक है। कंट्रोल+W इज यूज टू क्लोज अ वर्कबुक इन MS एक्सेल, याद रखना। अगर ओपन करना हो एक वर्कबुक को, नई वर्कबुक को ओपन करना हो तो कंट्रोल+O दबाओगे तो एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। और अगर आपने होम टैब पे जाना हो, MS एक्सेल में होम टैब में जाना हो, तो आप Alt+H दबाते हो। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज जो एग्जाम में पूछता है। एक वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कंट्रोल+W, ओपन करने के लिए कंट्रोल+O, और होम टैब में जाने के लिए Alt+H का हम यूज करते हैं इन MS एक्सेल। ये आपको पता होना चाहिए। MS एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है डेटा को एनालाइज करने के लिए। इसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, उनकी इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की बात हो रहा है, उसकी कॉलम लिमिट कितनी है। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रोज और कॉलम्स कितने आप डाल सकते हो उसकी एक लिमिट है। तो 2019 में कितनी लिमिट थी, 13,684, 16,384, 18,634 या 84,163। तो कॉलम की लिमिट थी 16,384, 16,384 कॉलम लिमिट थी 2019 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। रोज लिमिट कितनी थी, 10,48,576, ठीक है, ऐसी कुछ है। ये रोज की लिमिट है, किसकी लिमिट है, रोज की। कितनी आप रोज डाल सकते हो MS एक्सेल में, 10,48,576, और कितनी कॉलम्स डाल सकते थे, 16,384। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन वर्कबुक कैन बी इजिली स्विच यूजिंग। देखो आपने MS एक्सेल खोला, स्प्रेडशीट खोली है, वहां पर एक से ज्यादा वर्कबुक ओपन है, आपने एक से ज्यादा वर्कबुक ओपन करी हुई है। अगर आपने एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में स्विच करना हो, ठीक है, इजिली स्विच करना हो, तो कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे, कंट्रोल+S, Alt+S, कंट्रोल+Alt या कंट्रोल+Tab। तो किसका यूज करते हैं स्विच करने के लिए बिटवीन ओपन वर्कबुक्स, तो कंट्रोल+Tab की का हम यूज करते हैं टू स्विच बिटवीन डिफरेंट ओपन वर्कबुक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डैश इज नॉट अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे सम होता है, एवरेज होता है, फंक्शंस हैं डिफरेंट। उसमें इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, हाइपरलिंक, काउंट इफ, मिनिमम या एवरेज। तो कौन सा फंक्शन नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में, एवरेज कोई फंक्शन नहीं होता, एवीजी कोई फंक्शन नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल स्प्रेडशीट में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ फाइल दैट कंटेन्स वन आर मोर वर्कशीट, एक फाइल जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं टू ऑर्गेनाइज डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक, एक्सेल बुक, डेटा शीट या स्प्रेडशीट। तो क्या बोलते हैं उसको? वर्कबुक। देखो, एक वर्कबुक के अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट हो सकती है। अगर आपने कभी MS एक्सेल यूज़ करा, उसको ओपन करना, जो एक ऊपर लिखा होता है वर्कबुक 1, ठीक है, बुक 1 ऐसे करके लिखा होता है। बुक 1 के अंदर देखना नीचे लिखा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप उस पर क्लिक करते जाओगे तो नई नई शीटें खुलती जाए। इसका मतलब एक बुक में, एक वर्कबुक में एक से ज्यादा क्या होती हैं? वर्कशीट्स होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और आप उन वर्कशीट्स पे फिर काम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ईच एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, हर एक एक्सेल वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ईच एक्सेल वर्कशीट कैन कंटेन मल्टीपल वर्क, मैंने आपको बोला एक बुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं, एक वर्कशीट के अंदर मल्टीपल बुक्स नहीं हो सकती। ईच एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल स्प्रेडशीट्स, नहीं। स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं? स्प्रेडशीट, एक्सेल एक पूरी स्प्रेडशीट है, एक स्प्रेडशीट के अंदर बुक्स होती हैं और बुक्स के अंदर हमारे पास क्या होती हैं? वो हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं। तो इसका बेसिकली ऑप्शन ए ही करेक्ट है। एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर मल्टीपल हमारी क्या होती हैं? वर्कशीट्स होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। MS एक्सेल 2019 में रो लिमिट कितनी थी? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 10,48,576 रो लिमिट थी किसकी? MS एक्सेल 2019 की, आपको पता होना चाहिए। और कितनी कॉलम लिमिट थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। MS एक्सेल स्टैंड बाय, ये तो सबको आता होगा। MS एक्सेल की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोमैक्स एक्सेल, मैनेजमेंट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद एन इक्वल टू साइन, क्या होते हैं जो इक्वल टू साइन के साथ शुरू होते हैं? नंबर्स, फॉर्मूला, टेक्स्ट या टेबल्स। तो फॉर्मूलाज जो हैं MS एक्सेल में वो इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में काउंट ए का क्या फंक्शन होता है? काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज, किसी रेंज में कितनी वैल्यूज हैं इसको काउंट करना। काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट आर नॉट एम्प्टी इन अ रेंज, काउंट्स ऑल सेल कंटेनिंग नंबर्स और नन ऑफ द अबव। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। जो काउंट ए फंक्शन है वो सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ A1 सेल से A5 सेल, ये दो मैं आपको सेल की रेंज बता दें, A1 से A5 सेल। ये पता क्या करेगा? ये बताएगा A1 से लेकर A5 रेंज के बीच में कितने सेल्स हैं जो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ डेटा है। तो काउंट ए फंक्शन काउंट करते हैं कितने सेल्स हैं जो एम्प्टी नहीं है किसी रेंज, मतलब उनमें कोई ना कोई नंबर, कुछ ना कोई डेटा है। तो ये कौन सा फंक्शन होता है? ये काउंट ए फंक्शन होता है। ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं ना, इनका थोड़ा थोड़ा देख लेना, इनके रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऑटो सम ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ कॉलम इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में ये कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे तक, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। इन सभी कॉलम की वैल्यू को ऑटो सम करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ये क्वेश्चन पूरे, एक तो होता है आप सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करो, देखो पूरे को सिलेक्ट करो, यहाँ पर ऊपर होता है फॉर्मूला बार, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर होता है ऑटो सम का ऑप्शन, तो वहाँ से सम कर लो। एक तो ये हो गया। एक हमें होता है शॉर्टकट की यूज़ करते हैं MS एक्सेल में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, वही पूछा कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस लॉक, शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू या ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू इज द शॉर्टकट की विच इज यूज टू सम ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रेजेंट इन अ कॉलम इन अ MS एक्सेल शीट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, एक तो तरीका हो गया सम करके फॉर्मूला पे जाके, और दूसरा हो गया ऑल्ट प्लस इक्वल टू का यूज करके। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो आप कहाँ से बना सकते? अब हम MS PPT में चलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में चलेंगे। एक नई प्रेजेंटेशन एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन से बनती है, जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन चल रही है उससे बन सकती है, या डिजाइन टेम्पलेट से बन सकती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली एक न्यू प्रेजेंटेशन आप इन तीनों फीचर से बना सकते हो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हो, और डिजाइन टेम्पलेट से भी बना सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो ये आपकी पावर पॉइंट की फॉर एग्जांपल बना देते हैं, ये आपका पावर पॉइंट है, ठीक है, ये आपकी पावर पॉइंट है, ये टेढ़ा बन गया। देखो यहाँ पर ना वापस बनाते हैं इसको, अच्छे से बना के बताता हूँ मैं आपको, रुक जाओ।
ये आ गया आपका, ऐसे होती है ना पावर पॉइंट की कोई स्क्रीन, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये ऊपर एक ऐसा डॉटेड सा एरिया होता है जहाँ पर, जिसके बीच में क्या लिखा होता है, ऐड टाइटल। इधर आप टाइटल डालते हो अपनी, यहाँ पर लिखा होता है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। ये जो डॉटेड एरिया है ना, ये डॉटेड एरिया, ठीक है, एम्प्टी स्लाइड के अंदर, इन डॉटेड एरियाज को, जिनको हम बाद में भरेंगे, इन डॉटेड एरियाज को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, प्लेकर्ड, प्लेस होल्डर या थीम्स, इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये डॉटेड एरिया जहां पर लिखा होता है टाइटल ऐड करो, सब टाइटल ऐड करो किसी प्रेजेंटेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, अगर तो कंप्यूटर आपको अच्छे से आता है तो एमसीक्यू सेशंस यही काफ़ी, अगर नहीं आता है ना तो एक काम करना, कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना उसमें जाना, उसकी सारी वीडियोस देख लेना, 7-8 वीडियो एमसीक्यूज फॉर्मेट। मैंने हर वीडियो में ना एक एक चीज़ को एमसीक्यूज के साथ बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब मैं इतनी एक्सप्लेनेशन आजकल नहीं देता हूँ क्योंकि एग्जाम अप्रोच कर रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी लगाने चाहिए, एक्सप्लेनेशन बार बार रिपीट करने का भी फायदा नहीं है। तो आप उन वीडियोस को देख लेना अगर आपका कंप्यूटर पोर्शन वीक है। अगर नहीं है, अच्छा है, अगर आपके अच्छे यहाँ पर स्कोर आ रहे हैं एमसीक्यूज या मॉक में, तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन एमएस पावर पॉइंट। तो रीडू ऑपरेशन चाहे एमएस वर्ड में हो, एमएस एक्सेल में, एमएस ऑफिस में हो, सेम है, कंट्रोल प्लस वाई, ये आप सबको पता है। अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। हाँ, ऑल्ट प्लस आर आपको नहीं पता है, तो अगर आपको रिव्यू टैब को ओपन करना हो, रिव्यू टैब को ओपन करना हो तो आप किसका यूज करते हो, ऑल्ट प्लस आर का यूज करते हो। कंट्रोल प्लस आर तो मैंने आपको बताया राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस एल जो है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफिकेशन के लिए यूज होता है, टू जस्टिफाई द स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एमएस पावर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपने स्लाइड शो को बिगनिंग से करना हो, ये कंफ्यूजन होती है यहाँ पर, बिगनिंग से करना हो, करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन देनी हो, क्या क्या यूज होता है। अगर आपने स्लाइड शो को बिगनिंग से करना हो, F1, F11, F7 या शिफ्ट प्लस F5। अगर आपने किसी स्लाइड शो को बिगनिंग से करना हो तो आप F5 का यूज करते हो, ठीक है। अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से करना हो, जो अभी स्लाइड चल रही है ना, करंट स्लाइड को आपकी स्लाइड चल रही है, आप उसी से प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज कर लो, ठीक है। ऑल्ट प्लस F5 कहां पर यूज होता है, एक और इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट प्लस F5। ऑल्ट प्लस F5 यूज होता है अगर आपको क्या करना हो, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटर व्यू में दिखाना। मैंने आपको डिफरेंट व्यू दिखाए बताए थे, मास्टर व्यू, प्रेजेंटर व्यू। तो अगर आपने प्रेजेंटर व्यू में अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाना हो तो आप ऑल्ट प्लस F5 का यूज करोगे, ठीक है। तो कुछ ध्यान से सुन लो, F5 कहां पर यूज होता है, अगर आपको स्लाइड शो को बिगनिंग से दिखाना हो। अगर आपको करंट स्लाइड से दिखाना हो तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज कर दो। अगर आपको प्रेजेंटर व्यू में दिखाना हो तो ऑल्ट प्लस F5 का यूज कर दो। अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन को एंड करना हो तो एस्केप भी यूज कर सकते हो, या हाइफन जो होता है उसका भी यूज कर सकते हो किसी प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए। किसी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए, एक ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन को रीस्टार्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, एस का यूज करते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड के लिए एस्केप या हाइफन, स्टार्ट के लिए एस का यूज करते हो। और F5, शिफ्ट प्लस F5 और ऑल्ट प्लस F5 कहाँ यूज होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश अलोज यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। नई प्रेजेंटेशन को ओपन करना और एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना, कौन सा फीचर यूज होता है। प्लेस होल्डर एक तो हमने देखा ना, कंट्रोल प्लस ओ करके ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने शॉर्टकट देखा, बट अगर आपको एक फीचर यूज करके ओपन करना हो किसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को या न्यू प्रेजेंटेशन को, तो आप किसका यूज करते हो, प्लेस होल्डर, टास्क पेन, आउटलाइन पेन, स्लाइड पेन या नॉट एम्प्टी। तो किसका यूज करते हो आप, टास्क पेन का यूज करते हो किसी न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए या किसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हम डीबीएमएस में चलेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, तो इनमें से कौन सी एग्जांपल नहीं है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सर्वर, ये बिल्कुल डेटाबेस है। माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी डेटाबेस है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो आपको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ये क्या है वो भी एग्जाम में पूछता है। ये एक ईमेल सर्विस है, ये एक तरह की ईमेल सर्विस है। कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ईमेल सर्विस है जो प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाकी ये सब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच फंक्शनल की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में
प्रिंट प्रीव्यू विंडो के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू विंडो के लिए हम किसका यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2, Alt प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F2। तो किसका यूज़ करते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू में आपको सब कुछ आ जाता है कि आपको कितनी इसकी रेशियो रखनी है, पोर्ट्रेट में निकालना है, लैंडस्केप में निकालना है, किस तरह से प्रिंट निकालना है, उसकी एडजस्टमेंट सारी प्रिंट प्रीव्यू फीचर में आ जाती है, ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू, तो MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम की कहाँ पर यूज करते हैं, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ लाइन, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, ये हमने कर लिया ना, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हम कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन और रह गए, कवर कर लेते हैं। आई नो ये लेक्चर लेंदी हो गया, बट मेरा ये था कि हर एक तरह के एक्सेस के, ऑफिस के, प्रेजेंटेशन वाले सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज टू एडिट अ सेल ऑफ एन MS एक्सेल। अगर आपने MS एक्सेल के किसी सेल को एडिट करना है, उसमें चेंजिंग लाना है, तो आप किसका यूज करोगे, F3, F5, F2 या F4। तो F2 का यूज करते हैं MS एक्सेल के किसी सेल को एडिट करने के लिए, ठीक है। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बता देता हूँ जो MS एक्सेल की इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक नई वर्कशीट डालनी हो, अगर आपने एक नई वर्कशीट इंसर्ट करनी हो, तो आप शिफ्ट प्लस F11 का यूज करोगे, अगर आपने एक नई वर्कशीट डालनी हो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है F11 का यूज पता है क्या होता है, सपोज करो आपने कोई वैल्यू इंटर करी हुई है, आप चाहते हो कि उस वैल्यू की हेल्प से आप क्या बनाओ, बार ग्राफ बनाओ, तो आप F11 का यूज कर सकते हो। ये किसकी बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने वैल्यूज डाली हुई है, आप चाहते हो उन वैल्यूज की हेल्प से आप बार ग्राफ बना दो, तो आप F11 का यूज करोगे। अगर आपने एक नई वर्कशीट डालनी है, एक न्यू वर्कशीट के लिए आप क्या करोगे, न्यू वर्कशीट के लिए आप शिफ्ट प्लस F11 का यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपने किसी सेल को नेम करना हो, तो आप कंट्रोल प्लस F3 का यूज करते हो। कंट्रोल प्लस F3 किसी सेल को नेम करने के लिए, नेमिंग करने के लिए किसी सेल की कंट्रोल प्लस F3 का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है MS एक्सेल का क्वेश्चन, ये पूछा है एग्जाम में। MS एक्सेल में व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू सिलेक्ट द इंटायर रो। जब आपको किसी इंटायर रो को सिलेक्ट करना हो या इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना हो, यहाँ पर पूछा है इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस स्पेस या शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर आपने इंटायर रो को सिलेक्ट करना है, रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस है, कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस है। अगर आपने पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस, ये CC से याद करो, कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। और अगर आपने रो को सिलेक्ट करना हो, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कॉलम को सिलेक्ट करना हो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और रो को करना हो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये एग्जाम में पूछता है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विच इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी याद रखना। कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल, जिसमें हर एक डेटाबेस आपस में अटैच होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में द कंटेंट एंड लोकेशन ऑफ अ डेटा इज आइडेंटिफाइड बाय। अगर आपने किसी भी डेटा का कंटेंट देखना है या उसकी लोकेशन देखनी है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो किसके बेसिस में आइडेंटिफाई होता है, सीक्वेंस डेटा, मेटा डेटा, मिनी डेटा या सब डेटा। तो किसके फॉर्म में होता है, मेटा डेटा की फॉर्म में, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द डैश इज अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज है यूज्ड फॉर एक्सेसिंग, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में कौन सी क्वेरी लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए और मैनेज करने के लिए डेटा को, ठीक है। ISO, DDL, DML या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम SQL का यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। SQL की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है बहुत बार, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अभी इस PDF में मैंने आंसर नहीं इंक्लूड करें, इनमें आंसर इंक्लूड करने के बाद इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है या कोई PDF होती है हम वहीं पर शेयर करते हैं। प्लस एक आपको 7 दिन रह गया अब आपके एग्जाम में, ठीक है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अगर आपको मॉक नहीं दिया, आपने कहीं पर परचेज नहीं करें, तो फ्री मॉक टेस्ट हमारे वेबसाइट में पड़ा हुआ है awakeningclasses.in पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर उस फ्री मॉक टेस्ट को भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको मटेरियल नहीं मिला या आप नहीं पढ़ पाए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब भी करें, तो शेयर करें
others who are preparing for JKSSB एग्जाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कुछ बच्चे ना कुछ उन वीडियोस के लिए बोल रहे हैं जो ऑलरेडी मैंने डाली हुई हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स एंड लेक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है, और मैं वो ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ टेलीग्राम में, क्योंकि आप डिमांड करते हो, आपको मिलती नहीं है। आप एक बार क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ, JKSSB VLW प्लेलिस्ट, उसमें उस पूरी प्लेलिस्ट को देखो। आप देखते हो उसमें 200-300 वीडियो हैं, तो आप 200 वीडियो हैं तो आप जाते ही नहीं बीच में, बट नहीं, आपने जाना है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखो ना। जो पोर्शन आपका वीक है उसकी अगर आपको वीडियो मिल रही है तो आपको पता है वीडियो यहाँ पर या तो वन लाइनर की फॉर्म में होगी या MCQ सेशन की फॉर्म में होगी, तो आपके लिए दोनों वे में टाइम वेस्टेज नहीं होगा। 30 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी, 30-22 मिनट की वीडियो में आप इजीली उसको कवर कर लोगे टॉपिक को, ठीक है। तो इस तरह से ढूंढो। और जो अगर आपको जैसे फिजिकल, पॉलिटिकल डिवीजन, रिवर्स एंड लेक, उसके लिए आप जियोग्राफी करके एक प्लेलिस्ट है, 10-12 वीडियोस वहां पर है, उन वीडियोस को देख लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए जो बोल रहे हैं, तो करंट अफेयर्स वन शॉट या लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर ऐसे करके प्लेलिस्ट है, 4-5 वीडियो है, आप उनको देख सकते हो। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वहां पर कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।